Hello students, now today our topic is about conservation of plants and animals. Conservation of plants and animals. It's an important topic we are discussing here. यहाँ पर हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं. घर में जाओ तो कहा जा रहा है कि कुछ कंजर्व कीजिए. Why we can say that? Why our family members give us such kind of reminders, conserve that this. तो आप स्टूडेंट्स को परहप्स से याद होगा कि कंजर्व क्यों करते हो. आप लोगों को कहा जा रहा है कि ये 10 रुपये लीजिए और जेब में कुछ रखिए, 4 खर्च कीजिए, बाकी अपने जेब में रखिए. दैट इज वन काइंड ऑफ कंजर्व. जो कॉमन डे वर्क में आप ये चीजें करते हो. व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? द क्वेश्चन इज हियर, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन है क्या? आजकल के इस दौर में एवरी साइड क्राइसिस हो रही कि दैट एंड दिस यू हैव टू कंजर्व इट, अदरवाइज हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे. बहुत सारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे इफ वी कैन नॉट कंजर्व दिस वेरी रिसोर्सेज. आई कैन से नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन? द क्वेश्चन इज हियर. कंजर्वेशन इन योर सब्जेक्ट में जो दिया गया है एनसीईआरटी ने, कंजर्वेशन इसने यहां पर इस हवाले से बताया है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपको कहा गया इसमें इट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो यहां पर यह बताया गया कि ये जो कंजर्वेशन है ये प्रोटेक्शन है किन किन की? प्लांट्स एंड एनिमल्स की प्रोटेक्शन हमें करनी है. और इससे पहले हम देखेंगे कि जो कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी है. नाउ द मेन पॉइंट है यहां पर कि हमें इस कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी. हमें कंजर्वेशन करने की जरूरत क्या है? कहा जाता है कि एक दौर या जमाना था जब हर किसी ऑर्गेनिज्म की बहुत ज्यादा तादाद थी इस पूरे एनवायरनमेंट में. फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स आहिस्ता 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 कम होने लगे ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से. डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से, कौन कौन से एक्टिविटीज की वजह से ये चीज इनमें चेंज आई? लाइक ह्यूमन नीड, इंसान को ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन नीड, इंसान को जरूरतें बढ़ती गई. और सम नेचुरल कैलमिटीज की बात मैं करूंगा, जो नेचुरल डिजास्टर्स की भी बात करूंगा, एंड नेचुरल कैलमिटीज और डिजास्टर्स की बात हम करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गो टू दिस, व्हाट इज कंजर्वेशन. वी हैव टू first stress on this very word, that is conservation. What is conservation? What is conservation? Conservation हम सिंपली कहते हैं it is nothing. Conservation is nothing but है क्या ये? Conservation is nothing but है क्या ये? ये प्रोटेक्शन या प्रिजर्वेशन कहेंगे. किसके लिए है? फ्यूचर जनरेशन के लिए. प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन फॉर व्हाट? फ्यूचर जनरेशन. ये व्हाट इज कंजर्वेशन हम कह रहे हैं कंजर्वेशन इज नथिंग बट इट इज प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन. फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कंजर्व करना है? जो नए पौधे आएंगे या आप फ्यूचर जनरेशन हो हमारे सामने, तो आपके लिए क्या कंजर्व हमें करना है? इसको हम कंजर्वेशन कहते हैं. इन्हीं चीजों को, इस चीज को हम कंजर्वेशन कहते हैं.
लाइक अर्ली 90s की बात अगर की जाए, अर्ली 90s की बात की जाए, एक पॉपुलर कंसेप्ट सामने आया था, नेमली जिसे कहा जा रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक पॉपुलर कंसेप्ट आया था जिसे कहा जाता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक पॉपुलर 90s में एक पॉपुलर कंसेप्ट आया था। तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जब कंसेप्ट आया, देखिए डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। यहां पर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। चाहे आप घर में हो, घर से बाहर हो, किसी कंट्री में रहते हो, किसी नेशन में रहते हो, किसी एरिया में रहते हो, वहां की डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे ना, तभी हम बेटा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे जब आपके पास डेवलपमेंट होगी, जब आपके पास बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगी। इसके बगैर तरक्की होनी इम्पॉसिबल है। लेकिन हमें इस तरह डेवलपमेंट करनी है ताकि सभी हम ही कंज्यूम न कर पाएंगे। डेवलपमेंट करते 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 हम ही सब ही खत्म न कर पाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन को भी कुछ मिलना चाहिए। जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो हमें ना नेक्स्ट जनरेशन के लिए, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी हमारे आपके बाद, उनके लिए तो कुछ रखना है ना। ऐसे ही हम खर्च करते जाएंगे, लास्ट में कुछ नहीं रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसका मतलब है प्रिवेंट करना फ्यूचर जनरेशन के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स टू प्रिवेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, to prevent for future generation, that means sustainable डेवलपमेंट। या नेक्स्ट जनरेशन की हम बात करेंगे यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। तो लेकिन इस कंजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, हम फिर से आएंगे वहां पर। इस कंजर्वेशन की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये बड़ा मसला है। मैंने पहले भी कहा, ह्यूमंस ने अपने सेल्फलेस, जो इनके पास सेल्फिश रीजंस की वजह से, जो ह्यूमंस थे तो ह्यूमंस ने अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से बहुत नुकसान किया। एनवायरनमेंट का इन्होंने नुकसान किया ड्यू टू पॉपुलेशन। लोगों की जो भूखमरी है वो बढ़ती गई, लोगों में गुर्बत आ चुकी है और लोगों की जरूरियातें भी बढ़ती गई ड्यू टू पॉपुलेशन की वजह से। फूड की डिमांड भी बढ़ती गई। इस तरह इंसान के खेत बनाने के लिए बड़े बड़े दरख्त जो थे जंगलों में, वो काटने पड़े। यहां तक फॉरेस्ट लैंड जो थी बेटा, वो भी क्लियर करता गया इंसान, बेदर्दी से काटता गया, इसलिए वो वहां घर बना सके। क्यों? ताकि वो वहां पर इस लैंड पर अपना रहने के लिए शेल्टर बना सके, रहने के लिए कुछ फार्म तैयार करे, कुछ जमीन का रकबा तैयार करे जहां पर वो कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा, एटसेट्रा एंड सो ऑन, खेती बाड़ी करने के लिए वगैरह वगैरह। इस तरह की नेगेटिव टाइप का कंसेप्ट डेवलपमेंट हुआ। फिर इसी तरह एक नेगेटिव टाइप का कंसेप्ट हमारे सामने आया। इसी तरह ये करते करते इंसान इन रिसोर्सेज को फिनिश करते जब इसको लगा, इस इंसान को, वी आर क्रॉस्ड द डेंजर मार्क, हम तो यहां पर अब डेंजर मार्क जो है हमारी, ये हम क्रॉस करते जा रहे हैं। नाउ एक नेगेटिव टाइप का कंसेप्ट डेवलप हुआ, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। इंसान ने डिफॉरेस्टेशन की। इन कॉमन लैंग्वेज में हम कहेंगे, वी कैन से डिफॉरेस्टेशन इज नथिंग बट डिफॉरेस्टेशन
डिफॉरेस्टेशन इज नथिंग बट कटिंग ऑफ ट्रीज, और हम कहेंगे फॉरेस्ट। कटिंग ऑफ ट्रीज हम कहेंगे फॉरेस्ट्स की भी। किसने? इंसान ने। फॉर व्हाट पर्पसेस? ह्यूमन नीड। ह्यूमन नीड, इसको जरूरत थी। क्या थी? फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इसने इस्तेमाल किया। एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। इंसान ने किस लिए फॉरेस्ट्स की सफाई की? ताकि वो वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप करे। डेवलपिंग इंडस्ट्रीज बेटा। क्या हुआ जब इंसान जंगलों को काटता गया, क्या हुआ? जब पॉपुलेशन ज्यादा हुई, जब पॉपुलेशन बेटा ज्यादा हुई, जो पॉपुलेशन ज्यादा हुई, बढ़ती गई, तो हुआ क्या बेटा? इंसान की डिमांड जो है वो बढ़ती गई। रोजमर्रा रहने की डिमांड जो है, तो फॉरेस्ट को काटना इंसान ने शुरू किया। इसने बहुत सारे फॉरेस्ट्स को काटा। इस कंसेप्ट को डिफॉरेस्ट्रेशन कहते हैं बेटा, कि इसने अपनी जरूरियतों को पूरा करने के लिए जंगलात का सफाया किया, और इसी को बेटा वहां पर जो पेड़ पौधे थे वो काटे, ताकि अपनी डे टू डे जिंदगी को आगे ले जा सके। लेकिन इसको पता नहीं था कि आने वाले फ्यूचर में इसके क्या नुकसानात होंगे, आने वाले फ्यूचर में मुझे किस मुसीबत का सामना करना पड़े। काटता गया एक कंसेप्ट आया जिससे कहा गया है ये तो डिफॉरेस्टेशन है। भाई साहब, हमने डिफॉरेस्टेशन बहुत सारी की बेटा। ये होते होते तो इंसान जब इसके अंदर गया, तो इसके आहिस्ता इसके क्यों काटे? ये तो काजिज क्या थे, वजह क्या था? काजिज हम बताएंगे यहां पर डिफॉरेस्टेशन के। काजिज क्या थे डिफॉरेस्टेशन के बेटा? काजिज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन बेटा। तो जब कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बहुत सारे काज हैं। फर्स्ट इज, हम यहां पर कहेंगे फर्स्ट काज इज सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज। सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज, यह भी मसला था। One more is agriculture expansion. One more cause था agricultural expansion. एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी था बेटा। और एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की बात जब होती है, तो आपको बेटा पता ही है कि हिंदुस्तान में, हमारे इस हिंदुस्तान में 80% इन इंडिया 80% लोग जो है वो इस एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता है। 80% लोग, 80% लोग इस एग्रीकल्चर पर डिपेंड है बेटा। और इस इंसान ने काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में और एक आता है, इसने क्यों? ड्यू टू शेल्टर, रहने के लिए इसने जंगलों की सफाई की, डिफॉरेस्टेशन की। और ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन बेटा, पॉपुलेशन ज्यादा हुई और जंगलात सफाया करते करते गया। इन अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, इन अप्रोप्रिएट नॉलेज कॉन्सिक्वेंसेस, उसको पता ही नहीं था कि इसके आगे मसाइल क्या आएंगे। इसने किन काज की वजह से डिफॉरेस्टेशन की? सेटिंग अप न्यू इंडस्ट्रीज लाने के लिए, इसने एग्रीकल्चर एक्सपेंचर करने के लिए, इसने शेल्टर, अपने आप को कहीं पर रहने के लिए मकान
बिल्डिंग्स बिल्डअप करने के लिए फॉरेस्ट्स को डिफॉरेस्टेशन की काटता गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, लेकिन इंसान को पता ही नहीं चला कि, या हम कहेंगे यहां पर पेपर जो इंसान ने पेपर यूज राइटिंग के लिए, यह भी था एक मसला। तो इंसान ने कभी सोचा नहीं था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जब मैं ये चीजें करता जाऊं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो डिफॉरेस्टेशन के काजेस क्या हुए। एक तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत बड़ा इनकलाब सा आया। यूरोप में ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो उन्होंने बहुत सारे ट्रीज को यहां पर काट किया बेटा, और एक मूवमेंट हमारे सामने आई उस वक्त। उस मूवमेंट को कहा गया चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट्स आए, इनमें एक मशहूर मूवमेंट थी चिपको मूवमेंट, उस वक्त आई सामने। इस मूवमेंट में लोग ट्रीज को काटने ही नहीं देते थे। वो कहते थे कि नहीं, ये ट्रीज नहीं काटने हैं। ये हमारे इनको थोड़ी सी नॉलेज आई थी कि शायद अगर एक कट हो जाएगी तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, चाहे वो किसी और मकासद के लिए उसने उस वक्त कहा। लेकिन उन्होंने ट्रीज के बचाव के लिए ये मूवमेंट चलाई, और वो ट्रीज के साथ ऐसे चिपक कर रह गए कि ब्रिटिशर्स आते थे उनके काटने के लिए, उनको काटने नहीं दिया ताकि इनको ना काटा जाए। इसी मूवमेंट को फिर नाम पड़ा चिपको मूवमेंट। चिपक कर रह गए, उसके चिपको मूवमेंट नाम पड़ा। इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट्स आए। क्यों आए? फॉरेस्ट्स को बचाने के लिए, फॉरेस्ट्स को बचाने के लिए ये सारे मूवमेंट्स आए। बट स्टिल इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिले। फिर हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। फिर आगे समय बीता गया, समय किसी का इंतजार नहीं कर रहा है बेटा। तो समय जब गुजरता गया बेटा, तो हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। हमारे पास अब चैलेंजेस आ चुके हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं। नाउ द फर्स्ट वन, जो आजकल आप हर कहीं पर देख रहे हो, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब हर कहीं पर यह नजर आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सामने आई, कौन सा, किस शक्ल में हमारे पास कॉन्सिक्वेंस आया? ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में हमारे पास कॉन्सिक्वेंस आया। इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ? इससे क्या हुआ? हमारे जो ग्लेशियर्स थे, हमारे जो ग्लेशियर्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता तेजी के साथ मेल्ट होने लगे। क्या होने लगे बेटा? मेल्ट होने लगे। जो ग्लेशियर्स थे वो तेजी से मेल्ट हो गए, और इस तरह, और इससे वाटर टेबल इंक्रीज होने लगा। जो वाटर टेबल था बेटा, वो इंक्रीज हुआ। क्या हुआ बेटा? इंक्रीज होने लगा। अब यहां पर वन मोर कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने आई इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल कैलमिटीज। इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल कैलमिटीज। नेचुरल कैलमिटीज में हमने क्या क्या देखा? नेचुरल कैलमिटीज में ड्राउट्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एटसेट्रा। दैट मीन जो बारिश का साइकिल था, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ जो बारिश का साइकिल था वो ठीक नहीं रहा। टाइम टू टाइम बारिश होती थी, और टाइम टू टाइम जो सूखी कंडीशंस थे। लेकिन कुछ हमारे नेचुरल कैलमिटीज बने डिफॉरेस्टेशन से, जिसकी वजह से सूखी पड़ गई। बारिश का जो पैटर्न था वो खत्म हो गया। क्यों?
ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज, ड्यू टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स। इससे नेचुरल कैलेमिटीज जो है वो बढ़ गए, नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो बढ़ते गए बेटा, और फार्मर्स खुदकशी पे आ चुके हैं। जो खेती बाड़ी कर रहे थे वो बेचारे खुदकशी पे बेटा आए ना। आपने देखा हर मैगजीन पे आ रहा है कि अब तो वो ये डिमांड कर रहे हैं, अब तो वो डिमांड कर रहे हैं, उनको अब फसल उस तरह से नहीं उग रहा है। सूखी की वजह से ही ये सब हुआ। इससे कंट्री में भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस भी होता है बेटा, इससे कंट्री में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस भी होता है नेचुरल कैलेमिटी से। नाउ द वन मोर consequence come in the form of that is desertification. One more, that is desertification. That is desertification. क्या हुआ बेटा, जो चेंजेस आए नॉर्मल लैंड में, तब्दीलियां आई, जो नॉर्मल लैंड थी बेटा, वो उसमें क्या हुआ बेटा, उसमें वो डेजर्ट बनते गए, वो डेजर्ट बनते गए बेटा डिसर्टिफिकेशन से। इसका मतलब है नॉर्मल जमीन बंजर में तब्दील हो गई ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारे मसाइल सामने आए, बहुत हमारे जमीनें बंजर में कन्वर्ट हो गए, उनकी जो फर्टिलिटी थी, जो फर्टिलिटी की प्रोसेस थी नेचुरल प्रोसेस की, वो भी खत्म होती गई, वो इस तरह की नहीं रही बेटा ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। वन मोर कंसिक्वेंस हमारे सामने आया इन द फॉर्म ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बेटा, मिट्टी जो है वो बहती गई, चाहे हवाएं हो, जो रूट से देखिए, जो मिट्टी थी उसको कौन पकड़ कर रखता है बेटा, रूट्स पकड़ के रखते हैं, दरख्त के रूट्स पकड़ते रखते। जब दरख्त ही नहीं रहे तो रूट्स कहां रहेंगे बेटा, हल्की सी बूंदाबांदी आएगी तो फर्टाइल सॉइल जो है वो बहती जाएगी, दरियाओं में बहती जाएगी, कुछ हवाएं अपने साथ ले जाएंगे उनको, वो बारिश की पानी के साथ ही बह जाएगी, क्योंकि हवा तेज जब आएगा वो उसको इरोड करेगा, इरोजन वो उससे भी हो जाएगी। इरोजन का मतलब है ऊपर का जो सॉइल है वो पानी के साथ बह जाएगा, तेज हवाओं के साथ बह जाएगा, दैट इज इरोजन। तो ट्रीज क्या करते थे, ट्रीज क्या करते हैं, सॉइल को पकड़ के रखते हैं बेटा, और जब ये कैपेसिटी नहीं होगी सॉइल में तो सॉइल क्या ढीला हो जाएगी बेटा, तो इस तरह सॉइल किसी काम ना रहेगा और सॉइल इरोजन होता जाएगा बेटा। तो ये कुछ मैंने कहा डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से बेटा ये चीजें होते गई, ये कुछ कंसिक्वेंसेस थे डिफॉरेस्टेशन के बेटा मोटे पोटे मैंने कुछ यहां पर आपको बताया कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये चीजें होते हैं बेटा। फर्स्ट मैंने कहा ग्लोबल वार्मिंग हुई, नेचुरल कैलेमिटीज ज्यादा आए, डेसर्टिफिकेशन हुआ, सॉइल इरोजन हुआ बेटा। अब जब इंसानों को ये लगा, ये सब होने के बाद, यहां पर इस्तेमाल करने के बाद, वहां पर इस्तेमाल करने के बाद, अपनी शेल्टर एटसेट्रा सो ऑन, अपने आप को कंफर्ट लाइफ गुजारने के लिए इंसान को लास्ट में वापस आया, ध्यान आया भाई साहब मैं तो कुएं में गिरता जा रहा हूं, कुआं इतना गहरा है वहां से वापस आना मुश्किल है। अब जब इंसानों को यह लगा कि अगर इसी तरह हम करते गए, दरख्त काटते गए, पेड़ काटते गए, तो अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा ना बेटा। हम अगर यूज भी करें फॉरेस्ट्स की, बट हमें इनको कंजर्व भी करना अब होगा।
आई समझ? हमें इनको कंजर्व भी करना होगा, क्योंकि ट्रीज है तो एनवायरमेंट है। देखिए, ट्रीज है तो एनवायरमेंट रहेगा ठीक, एनवायरमेंट ठीक रहेगा तो हम ह्यूमन ठीक रहेंगे। अगर इनमें कोई चीज आएगी तो वी ऑल टाटा बाय बाय, उससे हमें प्रॉब्लम बेटा हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट ठीक नहीं रहेगा तो हम भी ठीक तरह से इस धरती पे नहीं रहेंगे, हम भी मर सकते हैं। फिर एक कंसेप्ट आया इंसानों के पास, दैट इज कंजर्वेशन बेटा, दैट इज कंजर्वेशन बेटा। अब हम कहां कहां से घुमा 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 कर आए और फिर हम उसी पॉइंट पे फिर से आए कि नहीं बेटा, अब तो बहुत हो चुका, हमारी जो ये देख रेख थी, हम जो काम कर रहे थे, ये तो रोकना पड़ेगा। अब हम आए उस कंसेप्ट की जानिब जहां पर कंजर्वेशन हम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? कंजर्वेशन। नहीं, अब तो हमें कंजर्व करना है। Why we need to conserve forest? Now the question is here. Why we need to conserve forest? अगर आपको थोड़ा पिछले सब जो मैंने यहां तक आपको लेक्चर दिया, अगर इसी में थोड़ा सा आपने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होगा, थोड़ा सा आप जाओगे पीछे तो आपको सब कुछ सामने आएगा। फिर भी यहां पर थोड़ा सा बताएंगे Why we need to conserve forests? क्यों हम कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट्स को? इसलिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रखेंगे। फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रखेंगे, इसीलिए हम कंजर्व करेंगे फॉरेस्ट्स को। टू मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, मेंटेन द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। बेटा, आपने यहां पर कंजर्व इसलिए करना चाहते हो फॉरेस्ट को ताकि आप फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रखना चाहते हो, ताकि आप इस एनवायरनमेंट को की जो बैलेंस है उससे उथल पुथल उसमें नहीं आनी चाहिए, उसको बैलेंस करने के लिए ये सारा कर रहे हैं। इस पूरी दुनिया में हर कोई चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है बेटा, हर कोई चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, मान लीजिए लेट अस अज्यूम, मैं कहूंगा आज सारे के सारे बर्ड्स मर गए, फॉर एग्जांपल, 1 मिनट प्लीज, सारे के सारे बर्ड्स जो है ये मर जाएंगे तो इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाए, क्योंकि जो ये बर्ड्स थे ये क्या खा रहे हैं? इंसेक्ट्स खा रहे हैं, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इट मीन्स हर कोई चीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये एक साइकिल की तरह चल रहा है। मैं कहूंगा इंसेक्ट्स कौन खाते हैं? बर्ड्स। छोटा सा मैं आपको यहां पर क्लू देता हूं, बर्ड्स। और बर्ड्स कौन खाते हैं? ह्यूमन्स खाते कि नहीं? आप कहोगे सर जी कैसे? मैं कहूंगा आपको फॉर एग्जांपल, अब यहां पर हमने मान लीजिए इंसेक्टिसाइड लगाया, दरख्तों पर इंसेक्टिसाइड लगाया, वहां पर इंसेक्टिसाइड लगाया, यहां पर जो आजकल ज्यादा हो रहा है तो इंसेक्ट मर गए, उतने ज्यादा अब इंसेक्ट्स नहीं आ रहे हैं। कुछ अजीबोगरीब इंसेक्ट्स हमारे सामने अब आ रहे हैं, नए इंसेक्ट्स आ रहे हैं जो अभी तक हमारे जिंदगी में हमने देखे ही नहीं थे। लेकिन जब इंसेक्ट्स मर गए तो क्या होगा? ये जो बर्ड्स हैं इनको खाना नहीं मिलेगा, ये भी मर जाएंगे। और बर्ड्स हम खाते थे, मसलन हम मुर्गा खाते थे, बतख खाते हैं, जब ये मर जाएंगे इसका असर इंसानों पे पड़ेगा बेटा, और इंसान भी इसका शिकार हो जाएगा। इस तरह से मेरे कहने का मतलब है हम सब एनवायरनमेंट के साथ इंटरकनेक्टेड है, हम सब एनवायरनमेंट के साथ
इंटरकनेक्टेड है बेटा, इसलिए ये कंसेप्ट आया कि हमें चीजों को कंजर्व करना है, कंजर्वेशन करनी है। अब बात है हम कंजर्वेशन किस तरह करेंगे, हाउ कैन वी कंजर्व। अब बात है कि हम कंजर्वेशन किस तरह करेंगे। चलिए यहां तक तो सही हुआ, कंजर्वेशन हमें करनी है, लेकिन हम किस तरह कंजर्वेशन करेंगे बेटा। अब क्वेश्चन यहां पर सामने आ चुका है, हाउ वी कैन कंजर्व, हाउ वी कैन कंजर्व प्लांट्स और फॉरेस्ट्स एटसेट्रा सो ऑन। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप कंजर्व करते हैं, रोजमर्रा आप देखते हो। आप पहले हम कंजर्वेशन मुख्तलिफ लेवल्स पर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लेवल पर करते हैं, एट लोकल लेवल पर भी हम करते हैं। लोकल लेवल पे, लोकल लेवल पे हम करते हैं, जो लोकल पीपुल होते हैं वहां के, लोकल पीपुल जो किसी एरिया के होते हैं, जैसे कि हम जंगल के आसपास रहते हैं। मान लीजिए हम जंगल के आसपास रहे, बहुत सारे आप में से बहुत सारे बेटा स्टूडेंट्स होंगे जो जंगलों के आसपास रहते होंगे, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो वहां के लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। कुछ एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वहां पर काम करते हैं, उनके साथ मिलकर आप काम कर सकते हो। वी कैन कंजर्व एट लोकल लेवल आल्सो, वी कैन कंजर्व एट लोकल लेवल आल्सो। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनकर ही आप इसको कंजर्व कर पाओगे, फॉरेस्ट को कंजर्व कर पाओगे, ये जरूरी नहीं है। हमें खुद अपने लेवल पे भी ये कंजर्व करने चाहिए। सो वी कैन कंजर्व इट एट लोकल लेवल विद लोकल पीपल ज्वाइन विद सम एनजीओज। हम यहां पर कुछ एनजीओज के साथ भी मिल सकते हैं, एनजीओज के साथ भी मिल सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी मिल सकते। वी आल्सो कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज थ्रू एट नेशनल लेवल। इनको कंजर्व नेशनल लेवल पे भी होता है, नेशनल लेवल पे भी ये कंजर्व किए जाते हैं। यहां पर भी आप इसको कंजर्व कर सकते हो, नेशनल लेवल पे भी बेटा कंजर्व कर सकते हो। जैसे कि आपने किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है, बहुत सारे फॉरेस्टर्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। किसी स्पीसीज पर आपने काम किया, आपने उनको कंजर्वेशन पर किसी कंजर्वेशन पर काम की, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह आप वहां पर काम कर रहे हो। सो वी कैन ऑब्वियसली पार्टिसिपेट एट नेशनल लेवल। हम यहां पर नेशनल लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, नेशनल लेवल पे भी इनको कंजर्व कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट इज दैट इज इंटरनेशनल लेवल पे भी आप इनको कंजर्व कर सकते हो। इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल जैसे कि कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो एक कंट्री के लिए अकेले नहीं कर सकती है। मसलन हिमालय की बात की जाए, बहुत बड़ा सिलसिला है, बहुत बड़ा सिलसिला है बेटा। तो अगर हिमालय देखोगे, इंडिया से शुरू होने के बाद पाकिस्तान, चाइना, तो इन बहुत सारी कंट्रीज के साथ इसका मेल जोल है, हर कहीं है। तो हिमालय की जो प्रिजर्वेशन है सिर्फ इंडिया ही नहीं कर पाएगा। जैसे लद्दाख वो कोल्डेस्ट डेजर्ट है, कोल्डेस्ट डेजर्ट में आता है, कोल्ड डेजर्ट में आता है। लद्दाख का आधा एरिया जो है बेटा वो चाइना के पास और आधा एरिया इंडिया के पास है। तो इसकी प्रिजर्वेशन करना भी मुश्किल है, वन कंट्री ही नहीं कर पाएगी।
इसमें भी चाइना और इंडिया मिलकर काम कर सकते हैं कि यहां जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको कंजर्व करेंगे, चाहे वो फॉरेस्ट्स हो या एनिमल्स हो। तो कुछ चीजें एक नेशन ही नहीं कर सकती है, इस बहुत सारे नेशंस इसको ठीक करने के लिए बहुत सारे नेशंस मिलकर इस चीज को मिलकर प्रिजर्व कर सकते हैं बेटा। और इस तरह हम इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन के थ्रू कंजर्वेशन कर सकते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे एनजीओज आते हैं, बहुत सारे, और जो इस पर काम करते, वी कैन से कंजर्वेशन, वी कैन से हम यहां पर ये भी कहेंगे, वी कैन से कंजर्व फॉरेस्ट्स विद दीज, we can conserve forests with these levels, local level, at national level, at international level बेटा। ठीक है बेटा। तो कुछ गवर्नमेंट करती है, कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज करते हैं जो डिक्लेरेशन करते हैं किसी एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया, और उस एरिया की अलग अलग रैंकिंग होती है, उस हर किसी एरिया की अलग अलग रैंकिंग होती है। जिस तरह आपके बुक एनसीईआरटी बुक में 3 किस्म की रैंकिंग्स दिए गए हैं। कितने किस्म की रैंकिंग्स है बेटा आपके बुक में? 3 किस्म की, 3 टाइप्स ऑफ रैंकिंग्स दिए गए हैं। रैंकिंग्स कितने हैं? 3 टाइप्स के आपके बुक में बेटा। फर्स्ट वन जो रैंक है आपके इस बुक में वो है बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, wildlife sanctuary. Now the next one is, that is national parks. National parks. Now the next one, that is biosphere reservoir. Biosphere reservoir बेटा। अब यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल विच विल गो टुवर्ड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया होता है वायर जहां पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस उनके साथ नहीं की जाती है, एंड और उनके हैबिटेट को भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी हम कहेंगे। नाउ व्हाट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज एन एरिया वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कहा बर्ड सेंचुरी की बात मैंने कहा, इसमें क्या है, जो कुछ प्लांट या एनिमल है इसको कंजर्व किया जाता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, इसको कंजर्व किया जाता है। सॉरी मैंने यहां पर प्लांट नहीं लिखा है, इसको कंजर्व किया जाता है। जो जहां रहता है उनको उसी जगह पर रहने देते हैं, लेकिन बेटा थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस में है, वहां पर बढ़ा दिए जाते हैं। वहां पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए दिए जाते हैं क्योंकि लोग यहां आकर इनका शिकार ना कर पाएंगे। ये बड़ा पॉइंट है कि यहां पर किसी चीज इनका प्लांट या एनिमल का खासकर शिकार ना किया जाए, लेकिन जो लोकल लोग हैं वो अलाउड होते हैं यहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में अपने जानवर जो उनके होते हैं लोकल लोगों के, लोकल पीपल के, वो वहां पर चरवा सकते हैं और बेटा इस एरिया के फ्रूट्स भी खा सकते हैं। अगर उस एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कुछ फ्रूट्स लगेंगे तो ये वो
खा सकते हैं, उनके पास राइट होता है। इस लोकल लोगों के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन, थोड़ी सी अलाउड है, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे गए ज्यादा, तो इनको अलाउड है वहां पर आना जाना, आने जाने के लिए। वन मोर दैट इज, हमारे पास अब आ चुकी है नेशनल पार्कस। हमारे पास क्या आ चुकी है बेटा? नेशनल पार्कस हमारे साथ आ चुके हैं। नेशनल पार्कस की बात की जाए तो ये एरियाज है जहां पर रिजर्व किए जाते हैं वाइल्ड लाइफ को, वायर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट, फ्रीली यूज द हैबिटेट, freely use the habitat and natural resources, habitat और natural resources। फॉर एग्जाम्पल जो गिर फॉरेस्ट है, क्या है बेटा? गिर फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं बेटा। नाउ यहां पर नेचुरल पार्कस की बात आ रही है। नेचुरल पार्कस आर रिजर्व्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के लिए रिजर्व रखे गए, वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल गिर फॉरेस्ट, लेकिन नेशनल पार्कस में लोगों की एंट्री नहीं होती है बेटा। यहां पर वाइल्ड लाइफ को एकदम खुला छोड़ दिया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट में। वाइल्ड लाइफ अपनी मर्जी से यहां पर मस्त रहते हैं, और जैसे हमने मिसाल यहां पर दी गिर फॉरेस्ट की, इस पार्क में ऑर्गेनिजम्स को उन्हीं की नेचुरल हैबिटेट पर कंजर्व किया जाता है नेशनल पार्कस में। अब वहां यहां पर और एक है बायोस्फीयर रिजर्वायर। क्या है बेटा? बायोस्फीयर रिजर्वायर और एक जगह है जहां पर हम इनको कंजर्व करते हैं। एक बड़ा एरिया होता है जो प्रोटेक्टेड होता है वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, एनिमल रिसोर्सेज के लिए, उनके ट्रेडिशनल हैबिटेट में रहने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे पचमारी बायोस्फीयर रिजर्वायर की, हम बात करेंगे, ये बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है, लार्जर एरिया होता है। यहां पर हम प्रिजर्व क्या क्या करते हैं? प्लांट्स और एंड एनिमल्स। और यहां पर मिसाल मैंने फॉर एग्जांपल पचमारी बायोस्फीयर रिजर्वायर मैंने यहां पर शॉर्ट लिखा है ये। और ये बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्वायर, बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा। इसमें क्या होता है? इसमें पूरे एरिया के ऑर्गेनिज्म को कंजर्व रखा जाता, किया जाता है। सो ये लार्ज एरिया है, कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां एनिमल्स, प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ और उनके जो ट्राइबल लोग होते हैं उनकी भी कंजर्वेशन को यहां इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उनकी कंजर्वेशन रखने के लिए भी यहां पर इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहां पर कहा ये छोटे छोटे एरियाज है, ये मान लीजिए आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है फॉर एग्जांपल, ये छोटे छोटे एरियाज। इसके बाद जब ये छोटे छोटे एरियाज मिलकर एक क्या बनाएंगे? नेशनल पार्कस बनाते हैं। बहुत सारे नेशनल पार्कस मिलकर, मिसाल के तौर पर आप एक बायोस्फीयर रिजर्वायर बनाते हो, एक बायोस्फीयर रिजर्वायर बन जाता है। ये जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं उनको कहेंगे क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम इनको कहते हैं। और इसी तरह बहुत सारे एरियाज मिलकर नेशनल पार्कस बनाते हैं। और कभी कभार किसी बड़े प्लॉट को, जैसे हिमालय को हॉटस्पॉट माना जाता है, इसको बायोस्फीयर रिजर्वायर माना जाता है। इस बायोस्फीयर की डायमीटर और एरिया ज्यादा होती है बेटा। जैसे कि हम कहेंगे बहुत सारे नेशनल पार्कस मिलकर बायोस्फीयर रिजर्वायर बनाते हैं।
जैसे मैंने यहां पर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्वायर की बात की बेटा, ये पाक में है, ये कहां पर, सतपुरा पार्क में है। इसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बायोस्फीयर रिजर्वायर में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, एक बोरी और पचमारी, बोरी एंड पचमारी। ओके बेटा, दैट मीन्स इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क भी, और ये बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्वायर बना। सो ये तीनों प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये तीनों क्या है बेटा, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्टेड एरियाज कहा है क्योंकि यहां के जो एनिमल्स हैं वो खास है। इन जगहों पे जो एनिमल्स है बेटा वो खास है, प्लस तीनों के तीनों में एरिया का फर्क है बेटा, तीनों के तीनों में एरिया का भी फर्क है बेटा। यहां पर छोटे से एक पॉइंट की जानिब जाएंगे, थोड़ा सा हम उसके बारे में आपको बताएंगे बेटा, ध्यान रखना है यहां पर। और वो है फ्लोरा एंड फोना इसके बारे में आपने सुना होगा, फ्लोरा एंड फोना के बारे में आपने सुना होगा बेटा। सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जो फ्लोरा है बेटा, जो फ्लोरा है, फ्लोरा इज नथिंग बट प्लांट ऑफ एन एरिया, प्लांट ऑफ एन एरिया। इसी तरह फोना इज नथिंग बट एनिमल ऑफ एन एरिया। बेटा मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दूंगा। मान लो आपके घर में डॉग है, कैट है, और आपके घर में एप्पल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, तो ऑल टुगेदर अगर मैं कहूं आपके घर में फ्लोरा क्या है, आपके घर में फोना क्या है बेटा, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जो डॉग है, जो कैट है, जो काऊ है, वो हमारे घर में क्या है बेटा, वो क्या है बेटा, वो फोना है। क्या कहोगे आप कहोगे हमारे घर में फोना जो है वो कैट है, डॉग है, काऊ है, और फ्लोरा जो है वो एप्पल ट्री है, नीम का दरख्त है, एटसेट्रा सो ऑन। तो इससे आपको समझ आया है ये फ्लोरा है और फोना क्या होता है, फ्लोरा और फोना क्या होता है। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है बेटा आपके इस बुक में, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है आपके इस बुक में बेटा, उनको देखो और समझो। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी बेटा, ये राजस्थान में है। कहां पर है बेटा, राजस्थान में है। और यहां पर किसकी कंजर्वेशन की जाती है बेटा, यहां पर
बर्ड की कंजर्वेशन की जाती है बेटा। इसी तरह बहुत सारे आपके बुक उसमें है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जैसे चिल्का लेक बर्ड सेंचुरी है, ये बेटा उड़ीसा में है। मैं सभी यहां पर नहीं लिखूंगा, अब आपको मैं बताता जाऊंगा, आपको बुक्स में है ये सारे। और चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो केरला में है। इसी तरह गिर नेशनल पार्क है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो गुजरात में है। गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कहां पर है बेटा, उत्तराखंड में है। इसी तरह मधुमली सेंचुरी है तमिलनाडु में, और पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है केरला में। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। वैसे बहुत सारे, जैसे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इसी तरह बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी है बेटा। नेशनल पार्क्स भी है बेटा बहुत सारे। इन नेशनल पार्क्स में मैं आपको बताऊंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है नंबर 1, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में है बेटा, उत्तराखंड में है बेटा। लेकिन ये किस चीज से ज्यादा फेमस है, टाइगर से ये ज्यादा, वहां पर टाइगर की वजह से ज्यादा फेमस है काजीरंगा नेशनल। इसी तरह बहुत सारे नेशनल पार्क्स है, जिम कॉर्बेट, सॉरी काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, सॉरी ये राइनोसोर, वन हॉर्नड राइनोसोर की वजह से, सॉरी वन हॉर्नड राइनोसोर की वजह से ये मशहूर है, सॉरी। राइनोसोर्स की वजह से ये मशहूर है। इसी तरह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की भी बात की जाए तो उत्तराखंड में है, लेकिन ये जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है बेटा, ये आसाम में है। कहां पर है बेटा, असम में है। तो मुझे थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन हुआ था, ये असम में है बेटा, और यहां पर वन हॉर्नड राइनोसोरस पाए जाते हैं बेटा, और ये इन्हीं वन हॉर्नड राइनोसोरस की वजह से फेमस है। इसी तरह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है बेटा आपके बुक में, और उत्तराखंड में ये पाई जाती है। ये पार्क ये फेमस है टाइगर से। और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क है गुजरात में, और ये भी एशियाटिक लायन से ये फेमस है। और इसी तरह सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, ये एशियाटिक रॉयल बंगाल टाइगर से फेमस है। इसी तरह सतपुरा नेशनल पार्क है बेटा, और सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और ये टाइगर से फेमस है, टाइगर की वजह से ये फेमस है। बहुत सारे ये सारे हमारे कॉमन नेशनल पार्क्स हैं। और यहां पर बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं जहां पर ऑर्गेनिजम्स की कंजर्वेशन, असल में हमें यही बताना है, इन पार्क्स में ऑर्गेनिजम्स की कंजर्वेशन होती है उन्हीं की हैबिटेट में। अब यहां पर कंजर्वेशन की में बेटा याद रखो, कंजर्वेशन दो तरह की होती है, टू टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। दो टाइप के कंजर्वेशन है बेटा। नंबर 1 मैं कहूंगा इंसिट्यू कंजर्वेशन, नंबर टू जो है वो बेटा है एक्सिट्यू कंजर्वेशन। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इंसिट्यू कंजर्वेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को फॉरेस्ट में ही कंजर्व करते हैं। इंसिट्यू कंजर्वेशन में ऑर्गेनिजम्स को फॉरेस्ट में ही कंजर्व करते हैं, वो जहां रहते हैं उसी जगह पर हम इनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। इंसिट्यू मीन्स कंजर्वेशन, इंसिट्यू कंजर्वेशन मीन्स इन हाउस कंजर्वेशन, क्योंकि इसी माहौल में, इसी माहौल में अपने वातावरण में हम उसको कंजर्व करते हैं। इट इज वन इंसिट्यू कंजर्वेशन। वन मोर इज दैट इज एक्सिट्यू कंजर्वेशन। क्या है बेटा, एक्सिट्यू कंजर्वेशन जो है
कभी कभार हम ऑर्गेनिजम्स को उनके हैबिटेट से बाहर ले आते हैं, तो वहां पर हम उनको बनी बनाई जंगलों में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम केजेस में रखते हैं और इनको वहां प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं वहां पर, तो दैट इज extensive conservation, means outside the house conservation, outside the house conservation। इनको हम अपने हैबिटेट में रखते हैं, वहीं पर कंजर्व करते हैं, अपने फॉरेस्ट्स में रखते हैं, इंस्टीट्यूट में। एक्सटीट्यूट में हम क्या करते हैं, उनको आउटसाइड ले जाते हैं और आउटसाइड ही उनकी कंजर्वेशन करते हैं बेटा। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा जो जूज है, चाहे बॉटनिकल गार्डन्स है एटसेट्रा, तो यहां पर नेशनल पार्क से इनको हम अपने ही हैबिटेट में कंजर्व करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन हुआ। अब जब हम ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने, जिसका नाम था, दैट वाज प्रोजेक्ट टाइगर। क्यों किया था? क्योंकि टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो आहिस्ता आहिस्ता बेटा क्या हो रहा था, उस पॉपुलेशन को खत्म हो रही थी बेटा, और इसी वजह से गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। किसी नेशनल पार्क पर किया गया। टाइगर की हंटिंग को बंद करने के लिए हर किसी पार्क पर आप देखते हो कि टाइगर बचाओ मुहिम चलाई गई। इस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स टेलीविजन पर, बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, बहुत सारे टीवी सीरियल्स आए, बहुत सारे मूवीज आए इस पर, और यही उनका मकसद क्या है कि टाइगर को बचाना था। एक प्रोग्राम आया था ये। अब इस कंजर्वेशन की जो बात है, इसको अमल में लाने के लिए कैसे इसको किया जाता है, कंजर्व कैसे किया, कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज कब खत्म हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन सब चीजों के लिए बेटा हमारे पास रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये रिकॉर्ड हमें कहां पर मिलेगा बेटा? ये रिकॉर्ड हमें मिलेगा, आपको भी मिल सकता है और हमको भी मिल सकता है। आपके बुक में भी थोड़ा सा दिया गया है इसके हवाले से कि कहां पर ये रिकॉर्ड हमें मिलता है। एक इंटरनेशनल बुक है जिस बुक का नाम है रेड बुक डाटा। क्या है बेटा? रेड बुक डाटा। ये जो रेड बुक डाटा है बेटा, इसमें इस बुक को मेंटेन रखता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन एक है, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन है। उस वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन का नाम है IUCN। कब से ये काम कर रहे हैं बेटा? ये 1926 से काम कर रहे हैं, सिंस 1926 से काम करते आए इस कंजर्वेशन पर, रेड बुक डाटा पे। और इस रेड बुक डाटा पे बहुत सारे ग्रुप्स रखे गए हैं, बहुत सारे ग्रेड्स किए गए हैं। इनमें एक ग्रेड है बेटा रीजनल एक्सटिंक्ट। मैं छोटे हरूफों से यहां पर लिखूंगा RE, रीजनल एक्सटिंक्ट। रीजनल एक्सटिंक्ट एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी रीजनल एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हुआ? रीजनल एक्सटिंक्ट का मतलब हुआ बेटा कुछ चीजें हैं स्पेसिफिक एरिया में, ये चीजें खत्म हो चुके हैं, स्पेसिफिक एरिया में ये खत्म होने वाला है। और कुछ और एक कैटेगरी है इसमें, उससे एक्सटिंक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट जो है बेटा, ये मैं कहूंगा यहां पर एक्सटिंक्ट। और ये पूरा ये ग्रुप जो है, ये कैटेगरी जो है, ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मान लीजिए ये चीजें अब आपको मिलेगा नहीं, लेकिन उसके बाद जो रीजनल एक्सटिंक्ट कैटेगरी है, इसमें किसी स्पेसिफिक एरिया में कोई स्पीसीज खत्म हुई है, लेकिन किसी एरिया में है अभी भी, उसको रीजनली
एक्सटिंक्ट एरिया कहते हैं रेड बुक डाटा के हिसाब से। और एक है एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड, एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड EW, और एक कैटेगरी है एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड। तो यहां पर वो अपने जो लोकल एरियाज में खत्म हो चुकी है ये पॉपुलेशन, ये स्पीसीज खत्म हो चुकी है अपने किसी अपने एरिया में, लेकिन बेटा कहीं और ये स्पीसीज हमें मिलेगी। लोकल एरिया में तो ये नहीं पाई जा रही है ये स्पीसीज, लेकिन किसी और एरिया में है बेटा। इसके बाद क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मैं यहां पर CR लिखूंगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और एक कैटेगरी दे दी गई है वहां पर। वो कौन से चीजें होते हैं, वो कौन से प्लांट से एनिमल्स है, वो फॉर एग्जांपल जो जल्दी खत्म होने वाले चीजें हैं उनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप में रखा गया है। फॉर एग्जांपल वल्चर था, वल्चर अब ये ज्यादा नहीं दिख रहा है। इसी तरह एंडेंजर्ड था, वन मोर कैटेगरी दैट इज EN, एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड का जो फिरिस्ता आ रहा है, ग्रुप आ रहा है, अब ये खत्म होने के लाइन में जा रहा है। फॉर एग्जांपल टाइगर है, व्हाइट बैफेलो है, इसी तरह वल्नरेबल और एक VU, वल्नरेबल और एक कैटेगरी है। इस कैटेगरी में जो स्पीसीज आते हैं उनके चांसेस है कि फ्यूचर में इनमें कमी आएगी, इन फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर में अगर इसी तरह ये काम होते गए तो फ्यूचर में इनकी कमी आएगी। और फिर नियर थ्रेटनड आते हैं, नियर थ्रेटनड आते हैं, और एक कैटेगरी नियर थ्रेटनड मीन्स फर्स्ट सिग्नल की आपकी पॉपुलेशन में कमी होने को है, इस पॉपुलेशन में कमी होने को है। फिर आता है लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न, और एक कैटेगरी लीस्ट कंसर्न में मीनस ये बहुत ज्यादा है, ये अगर इस्तेमाल भी होंगे, अगर खत्म होंगे तो, लेकिन ये बहुत समय तक चलेंगे। दैट मीन्स इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स आपके पास बहुत सारे हैं, लाते ज्यादा अनलिमिटेड है, कितने इस्तेमाल करोगे इनमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगी। और फिर और एक कैटेगरी यहां पर रखी गई है डाटा डिफिशिएंट, डाटा डिफिशिएंट, और एक कैटेगरी डाटा डिफिशिएंट। ये जो डाटा डिफिशिएंट है, इसने कहा कि इससे जो प्लांट्स है या एनिमल्स जिसकी स्टडी अभी नहीं हो, जिनकी स्टडी अभी नहीं हुई है, उनके बारे में बताया गया है बेटा। और उसके बाद नॉट इवॉल्वेटेड, नॉट इवॉल्वेटेड और एक कैटेगरी है। इसका मतलब है कि अभी रेड बुक के नोटिस में ही नहीं आया। कुछ स्पीसीज, कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स होते हैं कुछ कि वो आपके नोटिस में ही नहीं आई, रेड बुक डाटा के नोटिस में ही नहीं आई। इसमें अलग अलग नेशन एरिया के एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड दर्ज होता है। इसको स्टडी करते हैं और फिर एवरेज करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये ज्यादा है या कम है, या ये खत्म हो गए हैं। इस पर अलग अलग कैटेगरीज बनाए गए हैं। एज वी कैन से, जैसे हम टाइगर की बात कर रहे थे, ये तो थ्रेटनड है ना, है कि नहीं? टाइगर क्या है? थ्रेट में है, क्योंकि ये खतरे में है। इसी तरह वाइल्ड बैफेलो वो एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड है, फिर इसमें आती, कैटेगरी में आती है बेटा। अब यहां पर इस रेड आपके बुक में डिफिनेशन है एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स। क्या है बेटा आपके बुक में? एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स। में बार बार आपको कह रहा था एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड। अब यहां पर थोड़ा सा इन पर भी बात करेंगे। एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स की बात हम करेंगे। एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें, एंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे। ये ऑर्गेनिज्म है दैट इज गोइंग टू एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर। क्या होगा इसका? एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर। फ्यूचर में ये
एक्सटिंक्ट तो होने जा रहा है, जो नियर फ्यूचर में खत्म होने को है। और इस तरह और एक है एंडेमिक स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं। एंडेमिक स्पीसीज की भी मैं बात कर रहा था। एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं? आर दो स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड इन exclusively in a particular area. In a particular area. किसी पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता। कुछ चीजें जो एक ही जगह पर मिलते हैं उनको और किसी जगह पर नहीं पाओगे, उनको दैट इज एंडेमिक स्पीसीज। दैट इज एंडेमिक स्पीसीज। और वो उसी जगह पर ही जिंदा रह सकते हैं, किसी और जगह पर ले जाओ तो वो मर जाएंगे बेटा, वो वहां पर जिंदा नहीं रहेंगे बेटा। और मैंने बहुत जगह सिर्फ स्पीसीज 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 की बात की। ये क्या है स्पीसीज बेटा? स्पीसीज की मैंने बहुत जगह बात की। मान लीजिए किसी की भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है वो बिल्कुल सेम होता है। जैसे वो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप भी वही खाता है, ये ऑर्गेनिज्म के यहां पर भी वहां पर कोई है वो खाता भी सेम है, पीता भी सेम है, रिप्रोडक्शन भी सेम करता है, तो हम दैट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वी कॉल इट स्पीसीज। अभी आपको शायद पूरा समझ नहीं आया। जैसे ह्यूमन्स है, आप भी ह्यूमन्स हो, मैं भी ह्यूमन्स हूं, मैं भी खाता हूं, आप भी खाते हो, मैं भी पीता हूं, आप भी पीते हो, और ह्यूमन्स रिप्रोडक्शन भी करते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं, सेम होते हैं। अगर इनका साइज अलग होता है, रंग अलग होता है, लेकिन ऑल ओवर एक ही ग्रुप में आते हैं, ह्यूमन स्पीसीज के पॉपुलेशन के ग्रुप में आते हैं। तो हम इनको सेम स्पीसीज होनी चाहिए, जिनका रहन सहन खान पीन सब कुछ एक होगा, तो उनको सेम स्पीसीज हम कहते हैं बेटा। यहां पर आपको समझ आ चुका होता। अब आपको ये स्पीसीज समझ आया। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्पीसीज? स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन which are capable of interbreeding. This means that the members of a species can reproduce fertile offsprings only with the members of their own species and not with members of other species बेटा। होप कि आपको यहां पर अंडरस्टैंड हुआ। नाउ वी गो टुवर्ड्स वन मोर पॉइंट, दैट इज बेटा माइग्रेशन। आपके इस एनसीईआरटी बुक में यह भी दिया गया है माइग्रेशन का। यहां पर माइग्रेशन का भी कंसेप्ट है। बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक ही जगह पे नहीं रुकते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्यों वो जाते हैं? वाई दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बेटा? ड्यू टू इन सर्च ऑफ फूड। या तो ये खुराक के लिए जाएंगे, या तो ये ड्यू टू शेल्टर के लिए जाएंगे, या तो बेटा क्यों जाएंगे, या तो ये ड्यू टू सीजनल चेंज होती है, कहीं पर सीजनल चेंज होता है, कभी कभार क्या होता है ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज भी होती है। एनवायरमेंटल चेंज भी होती है। आपने देखा कि कभी कभार जंगलों में आग लग जाती है ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज की वजह से ही ना, वो वहां पर माइग्रेशन करते हैं। कभी कभार फूड की वजह से, फूड की जरूरत इनको पड़ती है, ये माइग्रेशन करते हैं। कभी कभार इनको रहने के लिए जगह चाहिए, विंटर्स की वजह से भी बेटा। आप देख रहे हो हमारे कश्मीर में ज्यादातर विंटर्स में ये ज्यादा माइग्रेशन करते हैं, है ना। अब जब बाहर आएगा तो ये वापस आने शुरू होंगे और हमें नए नए बर्ड्स देखने को मिल पाएंगे। इन वेस्टर्न एरियाज में क्या होता है, वेस्टर्न एरियाज में जो हार्श कंडीशंस की वजह से वहां पर माइग्रेशन करते हैं, कौन? बर्ड्स माइग्रेशन
करते हैं। बेटा मैंने एक जगह पे आपको कहा था पेपर की वजह से की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन होती है। अब यहां पर उसी कंसेप्ट को मैं यहां पर लाऊंगा, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। जब हम पेपर को डिफॉरेस्टेशन में हमने एक चीज वहां पर स्टडी किया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और यहां पर हम उसको कहेंगे रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, ऑल्सो यूज ऑफ पेपर भी हम कहेंगे। हम पेपर को ट्रीज से ही बनाते हैं बेटा। अगर पेपर को रिसाइकल किया जाए तो इससे बहुत सारे बेटा पेड़ बच पाएंगे, इससे बहुत सारे फॉरेस्ट्स बच पाएंगे, और यह भी एक तरह की डिफॉरेस्टेशन है कि हम पेपर इस्तेमाल करने के लिए पेड़ों को काटते हैं, उनकी जो ऊपर वाली लेयर होती है उसको हम पेपर बनाते हैं, तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन होती है बेटा। पेपर मेकिंग इज आल्सो ए पार्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। लेकिन रिसाइकलिंग अगर की जाएगी, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, तो डिफॉरेस्टेशन से हम बच पाएंगे। और एक कंसेप्ट मैं आपको देना चाहता हूं, आजकल जो ये स्मार्टफोन आ चुके हैं, लैपटॉप एटसेट्रा आप इस्तेमाल करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो मैं कह रहा हूं कि ये तो अच्छा, इसकी एडवांटेज यहां पर है, यहां पर इसकी एडवांटेज है। अगर हम इन्हीं को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम डिफॉरेस्टेशन से बच पाएंगे, डिफॉरेस्टेशन ज्यादा नहीं होगी, तो हमारा वातावरण बच पाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ये एडवांटेज है, लेकिन हम एडवांटेज ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते बेटा। तो हम इसीलिए यहां तक आज यहां पर पहुंच चुके हैं कि अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। हमने दरख्त काटे, जंगल साफ किए, और हमें डिफॉरेस्टेशन का सामना करना पड़ा बेटा। अब करना क्या है? अब आपने डिफॉरेस्टेशन की, अब अगर इसको वापस लाना है, कंजर्व करना है, लेकिन इसके लिए आपको रिफॉरेस्टेशन करनी होगी बेटा। रिफॉरेस्टेशन करनी होगी बेटा, दोबारा जंगल बनाने होंगे, रेस्टोर करने हैं, ट्रीज को रेस्टोर करना है, आपको नए प्लांट्स लगाने हैं, ट्रीज को रेस्टोर करना है, और स्टोर करना है आपको, और प्लांट ज्यादा लगाने हैं ताकि जो एनवायरनमेंट की बैलेंस है वो बिगड़ ना जाए और हम सही तरह से इस धरती पे ठीक तरह से रह पाएंगे। नाउ इट वाज at least all about the conservation of plants and animals. Thank you beta.